So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And today we will be doing lecture number 16 of General Organic Chemistry and second lecture of Basic Strength. Most probably आज हमारी General Organic Chemistry खत्म हो जाएगी. We have started from the inductive effect. हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया, रेजोनेंस किया, हाइपर कॉन्जुगेशन किया. यही समझाने में मैंने 7-8 लेक्चर्स लिए हैं. आप पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से देखें, मज़ा आएगा आपको. एंड आफ्टर दैट हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकैटायंस, कार्बेनैंस, एरोमेटिसिटी, ये सब चीज़ों को डिस्कस किया. एंड देन हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ. इसका भी पिछला लेक्चर हमने ख़त्म किया है, जहां इसके पीछे जो हमें आइडिया यूज़ करनी है वो हमने बहुत ही अच्छे और डिटेल्ड अंदाज में एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई एडवांस्ड आपको समझाया है. आप अगर वो देखते हैं, अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से पूरी पढ़ते हैं लेक्चर 1 से अभी तक, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगी. आपको अप्रोच जो है, अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स और चैप्टर वाइज रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हैं, आपको थोड़ा अप्रोच में काफ़ी बेटर फील आएगा. क्योंकि सब चीज़ों का जो जड़ है ना, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ही हैं. तो आप थोड़ा उसको अच्छे से देखें लेक्चर्स को, तो आपको मज़ा आएगा. मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होगा, हो सकता है 1-2 लेक्चर और आए, नहीं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन है. ठीक है, तो चलो, लास्ट क्लास में हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे. बेसिक स्ट्रेंथ का आपको पूरा आइडिया दे दिया था कि करना क्या है, और 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे. आई गेस एक हमने पायरिडिन, पायरॉल और एनिलिन का कंपैरिजन किया था, आप पिछला लेक्चर देख के आइए. और एक हमने नाइट्रो लगाया था ऑर्थो पोजीशंस में, पैरा पोजीशंस में, मेटा पोजीशंस में एनिलिन के, और उसकी पीकेए वैल्यूज हमने देखी थी. ठीक है, और पीके वैल्यूज के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि हम किस चीज़ की पीके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं. तो देखो, अगर आप रैंडमली ये लेक्चर देख रहे होगे तो फायदा नहीं है. आप अगर आपको एक्सक्लूसिवली बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर और ये लेक्चर देखें. एक्सक्लूसिवली एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है तो उसके 3 लेक्चर्स देखें. ठीक है, आप बेसिक स्ट्रेंथ बीच से देखोगे तो थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाओगे मेरे साथ. तो चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. हो सकता है थोड़ा लंबा हो ये लेक्चर, बट कोशिश करेंगे कि आज खत्म करें. अगर आज नहीं होता तो एक लेक्चर और ले लेंगे, क्या जा रहा है. तो थर्ड एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ उसको, एनिलिन ही है, और एनिलिन में हम OCH3 मेथॉक्सी लगा रहे हैं. ठीक है, हम एनिलिन में मेथॉक्सी लगा रहे हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस पे, और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है. सो ऑर्थो पे मेथॉक्सी, मेटा पे मेथॉक्सी, पैरा पे मेथॉक्सी. तो फिर से यहाँ पीकेए वैल्यूज में लिख रहा हूं. सो एक बात हम अगर ये देखें कि सबसे अच्छा बेस कौन नजर आता है, तो अब एक एक को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, एक एक को ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या इफेक्ट्स यहां लग रहे हैं. तो देखो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है. ऑर्थो पोजीशन पे एक चीज समझ आ रही है कि सर देखो यहां पर, अच्छा, SIP हो रहा है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, नहीं हो रहा है ना. OCH3 बहुत ही मिनिमल SIP इफेक्ट क्रिएट करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. तो SIP तो नहीं हो रहा है, +M है, +M इसके बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, और -I भी लगा रहा है वो, और सिंस वो NH2 के क्लोज है थोड़ा, तो -I थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इन दोनों में जो -I लग रही है. तो +M -I, और कुछ ज्यादा नजर नहीं आता, यही दोनों चीजें दिख रही हैं. अब जब ये मेथॉक्सी यहां लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, तब यहां कोई +M तो है नहीं, नो +M. मेटा पोजीशन पर है तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता. तो +M नहीं है, बट -I तो ऑपरेट कर रहा है. तो -I ऑपरेट करने की वजह से, सिर्फ -I ऑपरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल एनिलिन से भी कम हो जाएगी. ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स टेक.
तो दूसरा एग्जाम्पल, अब हम OH लगाते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल NH2, सेम वही एनिलिन है, NH2 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 और NH2 और OH लगाते हैं, इधर भी OH, इधर OH एंड इधर OH। और अब देखते हैं कहां पर क्या हो रहा है, तो एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो बेटा, जब यहाँ पे OH लगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या SiP होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों होगा SiP? OH भी तो स्टेरिकली फ्री होता है, तो ये कोई SiP क्रिएट नहीं करता। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो एक प्लस M इफेक्ट दिख रहा है, हाँ अच्छा है सर, प्लस M इफेक्ट दिख रहा है। माइनस I भी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर माइनस I है, ऐसा बोल सकते हैं। सेम जैसा वहां हो रहा था वही चीज यहाँ भी है। मेरे हिसाब से ऑर्डर भी लगभग वही आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी फिर से देखो माइनस I ऑपरेट कर रहा है बट कोई प्लस M नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो प्लस M भी है और माइनस I है तो सही, बट वीकर हम बोल सकते हैं। तो एक काम और हो रही है यहाँ पे, देखो बेटा इसमें H बॉन्डिंग हो रही है ना, तो H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि H बॉन्डिंग की वजह से ये जो NH2 है, ये जो NH2 है, ये इस प्लेन पर थोड़ा और ज्यादा बाइंडेड हो जाता है टू द प्लेन, बिकॉज ऑफ रोटेशन बैरियर और हाई हो जाती है ना। ऑल्दो वो रोटेशन बैरियर वैसे ही उसकी हाई है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बट H बॉन्डिंग की वजह से वो जो NH2 की रोटेशन बैरियर है वो और हाई हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रोटेशन गोज वेरी डाउन, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वी से कि अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है N का लोन पेयर वो और थॉरोली रिंग की तरफ आएगा रेजोनेंस करने, क्योंकि अब वो ज्यादा देर तक प्लेन पर रहना पसंद कर रहा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द OH ग्रुप। तो ऑब्वियसली इससे बेसिक स्ट्रेंथ को क्षति पहुंच रही है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। चलो पी के वैल्यूज लिखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अगेन 4.62, दिस इज 4.72, इससे बेटर है प्लस M इफेक्ट की वजह से। देन दिस इज 4.17 एज एक्सपेक्टेड, इससे कम है। एंड दिस इज अगेन 5.30, सेम जैसा ऑर्डर OCH3 में आता है वैसा ही ऑर्डर OH में आता है। ये सब सिंपल एग्जांपल्स हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं मिथाइल लगाते हैं। चलिए, आई गेस दिस इज द फिफ्थ पॉइंट दैट वी आर टेकिंग। तो सेम वही NH2, मैं ये बार बार इसको लिख रहा हूं तो आपको हो सकता है लग रहा है कि थोड़ा टाइम जा रहा है, आप स्किप कर लेना, ठीक है। तो यहां CH3 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 ये लगा देते हैं। नाउ अब देखते हैं, पहले हम आउटलाइन देखते हैं भाई कि हो क्या क्या रहा है, ये समझते हैं। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, तो पहले वाले में सर CH3 तो बल्कि भी है, स्टेरिकली ऐसा नहीं है कि हिंड्रेंस नहीं प्रोड्यूस करता है, वॉन्डर वॉल रेडाई काफी हाई है, तो हम बोलेंगे कि देखो यहाँ SiP हो रहा है और SiP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी, एक बात ये है। उसके बाद CH3 जब यहाँ लगा हुआ है तो सिर्फ ये प्लस I प्रोड्यूस कर रहा है और प्लस I से बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं। और जब अच्छा इधर में हम प्लस H लग रहा है, ये तो बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये फिर से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्लस H भी है प्लस I भी है, कोई SiP नहीं है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अब अगर इनमें कंपैरिजन करना है तो पीके वैल्यू 4.62, दिस इज 4.38। आपको पता होगा ये बात, ये एनिलिन से भी बुरा हो जाता है, ध्यान रखना, एनिलिन से भी बुरा हो जाता है, ये भी पिछले लेक्चर में बताया गया है। और जब आपके पास ये इस पोजीशन पर है तो ये एनिलिन से थोड़ा बेटर ही नजर आ रहा है, तो ध्यान रखें 4.67। बहुत बार जब इन दोनों का कंपैरिजन आ जाता है तो आप ये ना सोचें कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये डोमिनेट कर जाएगा, SiP डोमिनेट कर जाएगा इसके कंपैरिजन में, और दिस वन विल बी बेटर, ऑल्दो यहाँ सिर्फ प्लस I इफेक्ट, दिस इज बेटर 4.67 एंड ये फिर से एज एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा ये होगा।
तो जब मिथाइल लग जा रहा है तो ऑर्थो वाला सबसे कम हो जा रहा है। जैसा कि हमारे पास जब हमने नाइट्रो लगाकर देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे जब हमने नाइट्रो लगाकर देखा था तो वहां भी हमारा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन था वो सबसे कम हो जा रहा था बेसिक स्ट्रेंथ में। चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं यार अगले एग्जाम्पल की तरफ, डेटाज भी देखेंगे। चलिए 6, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, देखेंगे इसको थोड़ा सा। मैंने लिया एनिलिन, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एनिलिन, और इसमें से जो कुछ केसेस भी मैंने लिए ना बेटा, वो केसेस मैंने पीटर साइक्स से ही लिए हैं। अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है ना, बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ पीटर साइक्स में बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है, बट उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो मैं आपके लिए निकाल कर यहाँ ले आया हूँ। तो आप पीटर साइक्स पढ़ने से अच्छा, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास टाइम जो है थोड़ा कंस्ट्रेंट है, आप मेरी वीडियो देखें और बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ आपका कवर इसमें हो जा रहा है। तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो सर ऑब्वियस सा लगता है इसमें तो ज्यादा कुछ इफेक्ट है नहीं, इधर रिंग पर कुछ नहीं लगा हुआ है, एन पे हम सब्स्टिट्यूशन बढ़ा रहे हैं, मिथाइल वगैरह लगा दे रहे हैं। तो अगर मिथाइल लगा रहे हैं तो उसकी प्लस आई इफेक्ट से इसके पीकेए वैल्यूज जो हम लिख रहे हैं वो बढ़ने लगेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा। लेकिन सर उतना ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज हम प्लस आई इफेक्ट ही लगा रहे हैं, तो कोई बहुत ड्रास्टिक सा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ध्यान रखें मेरी बात, अभी IIT JEE एडवांस ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है जहां पर वो ना दो चीजों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ऐसे सवाल उन्होंने पूछने चालू किए हैं अभी। तो आप थोड़ा सा उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, इन दोनों में जो बेसिक स्ट्रेंथ का गैप है वो कितना है, इन दोनों में गैप कितना है, थोड़ा उसकी भी रफ आइडिया रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं एक एक डेटा के साथ पढ़ा रहा हूं, ताकि आप डेटाज भी नोट करें और आपको से एक रफ आइडिया जनरेट होगा कि हाँ ठीक है यार, इतना इतना गैप है। तो यहां देखो बेटा, प्लस आई इफेक्ट ही एक डोमिनेटिंग इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं इनको, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए। तो जो पीके वैल्यूज हैं वो भी कुछ इसी तरह से है, 4.62 एनिलिन, तो इतनी बार लिख दी, आपको याद हो गया होगा, 4.84 एंड 5.15, देखो ज्यादा गैप है भी नहीं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लेते हैं, दिस वन। यहां पे लगाया मैंने एन एमी एंड यहां पर भी मैंने लगाया NH2, इधर लगाया NH2, और तीनों जगह मैंने लगाया नाइट्रो, NO2, इधर भी NO2 और इधर भी NO2। बहुत अच्छे से समझना इस केस को, ठीक है। यहां भी लगाया मैंने NO2, यहां भी लगाया मैंने NO2 और यहां भी लगाया NO2। अब देखो होता क्या है, कि जब भी N के साथ दो मिथाइल है, जब भी N के साथ दो मिथाइल है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसी प्लेन पर रहेगा तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अगर मानो सिर्फ NH2 है, ध्यान से सुनना, NH2 है और आजू बाजू मैंने मिथाइल लगाए हैं, बहुत ध्यान से, NH2 और आजू बाजू दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे मिथाइल लगाए, तब आप ये नहीं बोलेंगे कि NH2 घूम के आउट ऑफ प्लेन जाएगा। वो इतना स्टेरिकली क्राउडेड नहीं है, बिकॉज NH2 खुद एक छोटा ग्रुप है, तो वो घूमकर आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगा, वो उसी प्लेन पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब N पर आप एक स्टेरिकली बड़ा ग्रुप लगाते हो, लाइक Me, इस तरह का आप ग्रुप लगाते हो, और आजू बाजू भी स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप्स हैं, लाइक नाइट्रो उसके अंदर आता है, तब ये जो NMe2 है ये रोटेट होकर आउट ऑफ द प्लेन जाता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम का, वो अब रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता, और ये उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छा साइन है, ये उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छा साइन है। मतलब ये जो N का लोन पेयर है, अब ये आपका लोकलाइज्ड रहेगा
over this nitrogen atom only. तो क्या लगता है इससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? जी हाँ, बढ़ जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ तो जाएगी, लेकिन जब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तब क्या होगा मैं भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी इसके साथ कंपैरिजन मैं बताऊंगा, क्योंकि दो चीजें ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं यहाँ। अभी इन दोनों को देखते हैं पहले, अभी इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। और जब इसको देखा जाए तो इसके क्या ही कहने, NH2 है तो घूमने की कोई बात नहीं है। अब आप देखो, एक तो 3 नाइट्रो बैठे ही हुए हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसके साथ H बॉन्डिंग भी कर रहा है। अब जब H बॉन्डिंग आ गई तो क्या हो गया, तो रोटेशन बैरियर और हाई हो गई। अब रोटेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, नामो निशान नहीं है रोटेशन का। लोन पेयर जो है नाइट्रोजन की, वो तो पूरी तरह से बट गई है, अब रिंग पर चले गई, और हर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बैठा हुआ नाइट्रो है। तो जितनी भी डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर आई, उसको नाइट्रो ने खींच के अपनी H बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग करने लग रहा है। आप देख रहे हैं, ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी है, H भी कोई बुरा नहीं है, N पर लगा है, काफी अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव उसके पास भी है। तो ये सभी अगर मैं बोलूं, ये पूरा सेम प्लेन पर होगा, ये पूरा सेम प्लेन पर होगा। एंड दिस इज वेरी पुअर बेस, बहुत ही गंदा बेस है ये, ठीक है, ये बहुत ही गंदा बेस है। तो इसको पिक्रामाइड कहते हैं। अब इसके केसेस भी लूंगा मैं। एनिलीन में 1 नाइट्रो लगा के, 2 नाइट्रो लगा के, 3 नाइट्रो लगा के, तीनों की कुछ स्पेशलिटी बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड पिक्रामाइड बिकॉज जब हम इसको जब पानी में डालते हैं ना, तो पानी के साथ ये SNAR मैकेनिज्म के थ्रू ये NH2 सब्सटीट्यूट हो जाता है और यहाँ OH लग जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। करेंगे बात उसकी, उसका मैकेनिज्म भी एक बार बताएंगे। बट फिलहाल हम अगर इन दोनों में देखें तो दिस इज फार बेटर, दिस इज फार बेटर। अगर इसकी मैं pKa वैल्यू बताऊं ना, जो pKa वैल्यूज हम कर रहे हैं बहुत ही कम है। आई गेस ये शायद -9 वाइन के आसपास आती है ये pKa वैल्यू। और इसको देखा जाए तो ये जो pKa वैल्यू है ना, ये -4 वोर के आसपास आती है, -4 वोर के आसपास आती है। मतलब आप सोच रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर आप यहाँ पे NH3+ कर देते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये। तो अब इन दोनों में देख लो बेटा, क्या लग रहा था, लग तो ये रहा था सर कि लोन पेयर चलो रेजोनेंस में जाने से बच गया, तो ये तो इससे अच्छा बेस होगा, बट ऐसा नहीं है। 3 नाइट्रो लगा के हमने बेसिक स्ट्रेंथ को काफी कम कर दिया है। अब इसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा कि सर रेजोनेंस तो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। 3 इतने स्ट्रॉन्ग -I लगा दोगे और फिर एक रेजोनेंस का इफेक्ट है, उन दोनों से कंपैरिजन करोगे तो फिर थोड़ा सा कह पाना मुश्किल होता है। इतना एक्सपीरियंस आपको भी हो गया होगा अभी तक। लाइक हम बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन की बात करते हैं, तो ऑल्दो वहाँ बेंजाइलिक में रेजोनेंस है, टर्ड ब्यूटाइल में हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी मार्जिनली बढ़ जाती है एज कंपेयर टू योर किसके, बेंजाइलिक के कंपैरिजन में बात करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा डिस्कशन था, ये हमने 6th डिस्कशन किया। एंड नाउ हम बढ़ते आगे। ये जो मैं वैल्यू दिया हूं ना ये pKa की, ये मुझे जो याद है उससे दिया है, तो ये मेरे को एग्जैक्ट डेटा में अभी नहीं लिखा हुआ था, बट रफली वो सही है, ठीक है, रफली वो सही है। चलिए 7th एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल काफी अच्छा है, ये भी एक बार में देखकर, क्योंकि इसमें डिसाइड कर पाना काफी मुश्किल होता है। अगर आप डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो क्या देखें हम। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो, तो आपने देखा लोन पेयर है, कहीं कोई SIP वैसाइपी कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं जा रहा, कोई भी N का लोन पेयर तो दोनों में वैसा ही बैठा है। अब देखेंगे सर आजू बाजू कोई एटम्स दिख रहे हैं क्या, जो -I+, I+, H-M जो भी ग्रुप इफेक्ट लगाते हैं वो कुछ ऐसा दिख रहा है।
आप बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, तो प्लस आई किसकी ज्यादा है अगर वो देखें तो भी फिर हम आंसर नहीं कर पाते। हमको लगेगा यार देखो ये भी एक इथाइल जैसा ही दिख रहा है, ये भी एक इथाइल जैसा ही दिख रहा है, ये भी एक इथाइल जैसा दिख रहा है, फिर हम बोलेंगे यार एक कार्बन यहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। तो ये कोई बहुत लॉजिकल सा स्टेटमेंट है नहीं कि एक कार्बन ज्यादा नजर आ रहा है, उसके बेसिस पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आने वाला है नहीं। तो ऐसे केस में एक चीज नजर आ रही है बेटा कि पहला वाला जो अमीन है वो एलिफैटिक है और दूसरा वाला जो है थोड़ा साइक्लिक है। ठीक है, वो एलिफैटिक है, दूसरा वाला साइक्लिक है। तो हम अभी यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ फ्लिपिंग ऑफ अमीन्स। तो ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था कि फ्लिपिंग होती है, तो फ्लिपिंग की वजह से ये मोमेंटरीली प्लेनर होता है और उसकी वजह से जब ये फ्लिपिंग हो रही है इस तरह से, इन्वर्टोमर्स पढ़ते हुआ रोटामर्स, तो जब ये प्लेनर हो रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रही है, उस मोमेंट के लिए तो हो रही है। और जब वो sp2 हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, तो वी से कि उसमें s कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और इस वजह से मार्जिनली इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा एज कंपेयर टू द सेकेंड मॉलिक्यूल। तो वैल्यूज भी रखा हुआ है मैंने, वैल्यूज भी बता देता हूँ। ऑल्दो बहुत अच्छे बेसिस हैं, अभी जो पीछे हमने सड़े हुए बेसिस डिस्कस किए कुछ, उनके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे बेसिस हैं। पीके बताऊं 10.75 है और ये देखूं तो 10.95 है, तो मार्जिनली ये बेटर है बिकॉज यहाँ फ्लिपिंग नहीं हो रही है। तो एस कैरेक्टर वाली बात है, उसके हिसाब से हमने इसको डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल, अगला केस, नेक्स्ट केस, केस नंबर 8। तो केस नंबर 8 में मैं एक बड़ा स्पेशल बेस के बारे में बात करने वाला हूँ और इसको जेईई एडवांस ने 2017 में पूछा है, इंट्रोड्यूस किया है अपने पेपर में। काफ़ी अच्छा था वो क्वेश्चन, नया था कुछ लोगों के लिए, पहली बार इस बेस को पूछा गया था, शायद बहुत पहले कभी पूछा गया हो तो वो पेपर्स उतने ध्यान में नहीं है, बट फिलहाल में ये पहली बार ही पूछा गया है। तो चलिए देखें, लेकिन उसके बाद काफ़ी कॉमन हो गया है, फिर तो आप बहुत बार देख लिए होंगे इधर उधर सैम्पल पेपर्स में और जो भी आप टेस्ट पेपर्स देते हो। तो बेटा हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं इथेनअमीडीन की और ग्वाइनिडीन की। दिस NH2 एंड दिस इज CH3 और NH2। तो अगर मैं बोलूं कि दोनों में, पहले तो ये बताओ ये कैसा बेस है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं, पॉइंट टू बी नोटेड, जो बच्चे अभी नया नया पढ़ते हैं उनको शुरू में ऐसा भी लगता है कि अच्छा एक नाइट्रोजन था तो ठीक है उसके हिसाब से बेसिसिटी बताए, तो 3 नाइट्रोजन है तो बेसिसिटी और बढ़ी जाएगी, 3 गुना हो जाएगी रफली, है ना। तो कभी भी 2 नाइट्रोजन वाला और 1 नाइट्रोजन वाले की बात करी जाए तो हमेशा 2 नाइट्रोजन वाला अच्छा होगा, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है ना। हमें प्रोटोनेट किसी एक पर करा के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि इसका जो बेस्ट नाइट्रोजन है, जो प्रोटोनेट होने के काबिल है, इसका जो बेस्ट नाइट्रोजन है और वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो बेस्ट नाइट्रोजन है, उन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन की ज्यादा है, ये देखना है, ना कि एक है वो 2 है तो 2 वाला अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। उसका बेस्ट नाइट्रोजन, इसका बेस्ट नाइट्रोजन, दोनों को देखो प्रोटोनेट करा के कौन अच्छा है। तो चलो देखा जाए, तो इसको कहते हैं बेटा ग्वाइनिडिन, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस। अगर हम बिना OH माइनस के कोई क्वाटरनरी सॉल्ट से कंपेयर ना करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस है, क्योंकि जिसमें रेडीमेड OH माइनस आयन है, कोई क्वाटरनरी सॉल्ट लेके आप OH माइनस लगा रहे हो तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा बेस होता है, बट जब हम इस तरह से अमीन्स की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी सुंदर बेस है। रीज़न समझा देता हूँ कि आप देखें तो ये वाला जो लोन पेयर है ये इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करके जा किस पर रहा है, रेजोनेंस करके जा नाइट्रोजन पर रहा है,
और इधर वाले भी लोन पेयर को देखें, कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, सपोर्टिव कॉन्जुगेशन है, इस पाई बॉन्ड्स को सपोर्ट कर रहे दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से सपोर्ट कर रहा है वो। और नाइट्रोजन पर, इस वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भरमार हो जा रही है, समझ पा रहे हैं, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो रही है उस नाइट्रोजन एटम पे, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो एकदम हाई हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है सर, तो ये काइनेटिक बेसिसिटी काफी हाई है, यहां पे भी अच्छा है सर, बुरा नहीं है, एक लोन पेयर से आ रहा है और इधर ये 3 अल्फा एच जो है वो अपने हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुश कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो दो तरफ से NH2 जैसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से बेहतर है, तो ये काफी अच्छा बेस है। आपको एक बात और बताते हैं कि जब आप इसकी कॉन्जुगेट बेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी देखें तो वो भी काफी सुंदर नजर आता है, बिकॉज जो फॉर्मल चार्ज है वो इवनली तीनों नाइट्रोजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बना के दिखा देते हैं, ये देखिए C डबल बॉन्ड N and this is NH2, this is again NH2 and NH। जब आप इधर प्रोटोनेट करेंगे N पे प्लस, दिस इज फॉर्मल चार्ज, और अब आप अगर इस लोन पेयर को इस तरह से रेजोनेंस कराएंगे तो आप देखिए यही फॉर्मल चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होगा, यही आप अगर इस रेजोनेंस को इस तरह से करेंगे तो यही फॉर्मल चार्ज यहाँ भी एक्यूमुलेट होगा। तो जो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज क्वाइट रेयर, ऑल्दो फॉर्मल चार्ज है, बट फॉर्मल चार्ज का भी डीलोकलाइजेशन अगर हो रहा है तो वो भी एक काफी अच्छा साइन होता है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। एंड फॉर दैट रीजन काइनेटिक सपोर्ट तो था ही, उसी से आंसर आ जा रहा है, उसी से समझ आ रहा है, इसकी खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की भी बात की जाए तो ये किसी से कम नहीं है। तो ये हुई ग्वाइनिडीन और इथेनअमीडीन की बात। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स विथ नाइट्रो के साथ देखते हैं। चलो ये भी मैंने पीटर साइक से ही उठाया है, ये भी पीटर साइक से उठाया, एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन उसमें दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं इसकी, ये तीनों की, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मैं समझाता हूँ, जस्ट आपका इससे जो कॉन्सेप्ट है उसमें और क्लैरिटी आएगी। आई गेस 9th एग्जाम्पल, ये 9th ही केस है ना, हाँ 9th केस है, देखते जाना बेटा। ये NO2 NO2 और नोट्स ज़रूर बनाएं आप लोग, ठीक है, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। और अगर हमारी ऑडियंस बढ़ती है बहुत ज़्यादा, अगर आप बढ़ाने में सहयोग करते हैं मेरी ऑडियंस को, तो मैं आइसोमेरिज्म भी इसी लेवल की पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि मैं GOC VOC के लिए कोर्स, पेड कोर्स लाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे भी ज़्यादा टफ टॉपिक्स मेरे पास हैं जिसके कोर्सेज लाना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है बच्चों के लिए। सो इसलिए मैं इसके कोर्सेज लाना उतना प्रेफर नहीं करता कि मैं GOC का कोर्स लेकर आऊँ। GOC तो फंडामेंटल है, वो तो बच्चों को आना ही चाहिए अच्छे से, और अगर आप मेरे थ्रू पढ़ते हैं तब तो 4 चांद लग जाएगी आपके पढ़ाई में, ठीक है। चलो बेटा एक एक करके डिस्कस करते हैं इन तीनों केसेस को। तो पहले में एक प्रॉपर्टी इसकी दिखी गई है कि इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ऐसा लिखा गया है, इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज हाईली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, इज हाईली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वाटर में ये हाईली हाइड्रोलाइज्ड होता है। इसका लिखा हुआ है कि दिस बेस is not soluble, it is not soluble even in aqueous acid solutions, aqueous acid solutions में भी ये जो बेस है ये soluble नहीं है। और तीसरा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये इन वाटर जब आप डालेंगे तब ये SNAR मैकेनिज्म परफॉर्म करके पिक्रिक एसिड बना लेता है।
पिक्रिक एसिड बना लेता है। तीनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये तीनों पॉइंट्स में ये बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि देखो कितना गंदा बेस है, देखो कितना गंदा बेस है, ये देखो और कितना गंदा बेस है, कुछ ऐसे बोला जा रहा है इन तीनों पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वाटर में हाईली हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाईली हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है NH3+ और एक नाइट्रो लगा हुआ है, तो पानी में हाइड्रोलाइज होने का मतलब ये पानी को H+ दे रहा है। H+ देकर ये कुछ NH2 एंड नाइट्रो प्लस H3O+। हाईली हाइड्रोलाइज होने का मतलब है काफी वाटर को, अगर जब वाटर डालते हैं आप इसमें तो उसको काफी एसिडिक बना देता है, काफी एसिडिक बना देता है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ये एक अच्छा खासा बेस है, सॉरी अच्छा खासा एसिड है, सॉरी ना, अच्छा खासा एसिड है। और इसकी पीके भी हमने देखी थी ना, कितना था, -0.2 के आसपास था। शायद पहला एग्जाम्पल हमने इसी को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, -0.2 के आसपास ही था। तो सोचो -0.2 मतलब कहीं सल्फोनिक एसिड्स के कंपैरिजन में ये एक अच्छा उस लेवल का एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड्स के कंपैरिजन में जो, तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है। तो इससे यही प्रूव हो रहा है कि ये एक बुरा बेस है, डन। अब ये बोल रहा है नॉट सॉल्यूबल इन एक्वस एसिड सॉल्यूशंस। कितनी अच्छी बात कह रहा है ये कि भाई इसको तुम अगर एक्वस एसिड सॉल्यूशन में भी रखते हो, जबरदस्ती करके आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हो, घुलता नहीं है। घुलेगा कब? जब प्रोटोनेट होके आयनिक बनेगा, है ना, जब प्रोटोनेट होके NH3+ बनेगा और उसके साथ कोई नेगेटिव आयन है, तब वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होता है। बट ये तो इतना बुरा बेस है कि एक्वस एसिड सॉल्यूशंस में जब आप इसको डाल दें तो ये प्रोटोनेट ही नहीं होता, तो घुलेगा कहां से? तो देखो उससे भी बुरा बेस है, ठीक है, उससे भी बुरा बेस है। इन भाई साहब के तो क्या ही कहने, इनको क्या बताया मैंने, क्या कहते हैं, दिस इज पिक्रामाइड, दिस इज पिक्रामाइड, क्या ही कहने इसके। क्या करता है ये? तो जो पिक्रामाइड है ये SNAR कर लेता है पिक्रिक एसिड के साथ। देखो SNAR को लेके ना बच्चों के मन में ना थोड़ी से अजीबो गरीब ख्याल होते हैं। उनको लगता है कि लीविंग ग्रुप जब बहुत अच्छा है तभी SNAR हो सकता है, लेकिन NH2 तो सर कहीं से भी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो आप ऐसे ना AR कैसे बोल रहे हो, ऐसा बच्चों के मन में ख्याल आता है। एक सेकंड, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप SNAR मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं तो क्या वहां RDS में लीविंग ग्रुप निकलता है? आपका आंसर है नहीं। अगर हाँ है आपका आंसर, तो जाएं एक बार मैकेनिज्म गो थ्रू करें तो आपको समझ आएगा। तो इसमें RDS में लीविंग ग्रुप नहीं निकलता। आपके इस डेल्टा पॉजिटिव पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CC बाई बॉन्ड, CC का पाई स्टार जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका कार्बन आयन बनता है। अगर कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड है ना यार, तो लीविंग ग्रुप से लेना देना नहीं है, वो माइनस फिर घूमकर वापस एलिमिनेशन वाले स्टेप में NH2 को निकाल देता है। तो ये जो है पिक्रामाइड, इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। पानी में डालोगे, ज्यादा हीट करने की भी जरूरत नहीं है, हल्का वार्म करोगे, पिक्रामाइड पिक्रिक एसिड दे देता है। जी हाँ, क्योंकि वाटर इटसेल्फ जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है नहीं, बट फिर भी वो इस वाटर के मॉलिक्यूल के कंपेरिजन आप देखोगे यहाँ पे NH2 जो है वो पूरी तरह से हट जाता है। तो ये तो इतना काफी ज्यादा एक एविडेंस दे रहा है कि कितना बुरा बेस है कि 3 नाइट्रो जो लगे हुए इतनी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कि वाटर को अलाउ कर रहे हैं कि आओ NH2 को लात मार के निकाल दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। एंड यस, यू हैव गॉट पिक्रिक एसिड आउट हियर, आपको यहां मिल गया है पिक्रिक एसिड। तो इससे समझ में आता है कि ये भी एक काफी बुरा बेस है। किसी का पीके वैल्यू, अच्छा इसकी पीके वैल्यू बता सकते थे क्या ग्वाइनिडिन और इसकी?
हाँ, इसकी पीके वैल्यू बता सकते थे। इसका भी डेटा आपको मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये 12-13 के आसपास इसका डेटा होगा। हाँ, 13.6 एंड 12.4, ठीक है, 13.6 एंड 12.4, वही मुझे ध्यान में आए, कुछ छूट रहा है। तो ये आपके पास इसका डेटा हुआ। और कुछ, हाँ, एक बात और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने 9 केसेस लिए, चलो एक 10th केस ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ी बुराई कर लेते हैं अमाइड्स की। ओके, हम इसमें थोड़ी बुराई कर लेते हैं अमाइड्स की। तो लिख लें आप, अमाइड्स आर वेरी पुअर बेसिस, बहुत गंदे बेसिस होते हैं अमाइड्स। जब भी अमाइड्स की बात होगी हम कहेंगे बहुत बुरा बेस है। क्यों? क्योंकि जो एन का लोन पेयर है रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस करके एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जा रहा है, विच इज ऑक्सीजन, RCONH2। तो एन का लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ चला जा रहा है, जो कि कहीं से एक अच्छा साइन नहीं है। इसकी पीकेए भी बता दूं, लगभग 0.5 के आसपास है। मतलब पीकेबी अगर आप देखो तो 13-14 के आसपास है। इतनी बड़ी पीकेबी वैल्यू, आपको मैं नॉर्मल एसिटामाइड की बात कर रहा हूं, CONH2। सो दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विद दिस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये होगा CH3O NH3+। आप देख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन के तरफ मूव करके चली गई है। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज वेरी पुअर बेस। और इसकी जो pKa वैल्यू है, दिस इज रफली 0.5 के आसपास होती है इसकी pKa वैल्यू। अगर आप चाहो कि आप इसको प्रोटोनेट कराओगे तो काफ़ी टफ जॉब है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन होता है इसके हाइब्रिड में। तो जो H+ आएगा उसको एक ठीक ठाक अमाउंट में रिपल्शन भी मिलेगा वाया दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर नाइट्रोजन। तो ये रहे हर तरह के केसेस। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स पर, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बच गया है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट विल टेक 5 मिनट्स अप्रॉक्स, तो चलो देख लेते हैं। और इसके साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ हमारा खत्म हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इवन आप एनसीईआरटी में भी देखते हो इसको। तो देखो यहाँ हम बात करेंगे बेटा नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स की, ठीक है। तो नॉर्मल अमीन्स की बात करते हैं। तो देखो सपोज मैं बात करूं CH3NH2, CH3NHCH3 एंड NCH3CH3CH3। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, तो अभी तक हम जो हमने पढ़ा है तो हम बोलेंगे एक बार में कि सर ये ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इंडक्टिव ही एक चीज़ लग रही है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं। बट यहाँ पर ये एक ऐसा केस है जहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर था, मैंने कहा था कि उसका रोल बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत रेयर जगहों पे मिलेगा, ये उन रेयर जगहों में से एक है। तो काइनेटिक बेसिसिटी देखी जाए तो लगता है कि ये सुंदर लग रहा है, क्योंकि 3-3+I वाले ग्रुप्स लगे हैं। बट जब हम बात करें, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं मानो एक्वस सॉल्वेंट में, पानी में अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे काइनेटिक बेसिसिटी देखें जो कि सिर्फ +I से डिसाइड करेंगे, तब क्या लगता है कि ये 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री है। और लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक फैक्टर भी लाएंगे साथ में, थर्मोडायनेमिक फैक्टर में क्या आएगा बेटा, देखो थर्मोडायनेमिक फैक्टर में क्या आएगा कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस हमने बनाया CH3NH2, ये जो कॉन्जुगेट बेस हमने बनाया, कॉन्जुगेट एसिड हमने बनाया, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये पानी के साथ कितने अच्छे से H बॉन्डिंग कर सकता है। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने अच्छे से H बॉन्डिंग करेगा। जितनी H बॉन्डिंग इफेक्टिवली होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसको मिलेगी, ठीक है।
तो अगर इसमें हाइड्रोजन एटम अवेलेबल ज्यादा है तो फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड एक बेटर एच बॉन्डिंग कर सकता है विथ वाटर प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट। तो अगर आप पानी में इन अमीन्स को डालें तो फिर समझ में आता है कि यार थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करी जाए, जब हम हाइड्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि एच बॉन्डिंग से इफेक्ट होगा हाइड्रेशन, तो जब हम हाइड्रेशन वाले फैक्टर को भी काउंट करेंगे तब तो ऐसा लगता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये एक ज्यादा अच्छा ऑर्डर है फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। फिर बात आ जाती है कि अब क्या करें। अब कुछ मत करो, अब एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंटल डेटा को आप ध्यान रखें। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को आप थोड़ा ध्यान रखें, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, याद करा देता हूं, याद ही करना है। अब देखो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तब तो फिर सीधे जो डेटा है उसको याद ही करना पड़ेगा। तो जब मैं बात करूं लोअर अमीन्स की, मतलब अगर आर जो है वो एमी है, और दूसरी बात जब आर जो है वो ग्रेटर देन एमी है, ठीक है, मतलब इथाइल या फिर प्रोपाइल, कुछ बड़े आर ग्रुप्स हैं, तो इसमें जो ऑर्डर आता है ना, दिस इज 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री आप ऐसे याद रखो कि ये दोनों में बीच में है, तो एवरेज देखा जाए तो सबसे अच्छा ये होगा, इस तरह से सोच लो। और यहाँ पे आती है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अब देखो अगर आप पूछोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो कोई उसके जबरदस्ती उस बात को करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटल डेटा याद रखो। बट फिर भी आप ऐसे देख सकते हो कि जब एमी है तो इंडक्टिव वाला इफेक्ट थोड़ा सा कम है, इंडक्टिव वाला इफेक्ट थोड़ा सा कम है, इसलिए क्या हुआ, ये जो 3 डिग्री कह रहा था वो सबसे पीछे चला गया। और जब एमी से बड़ा है तो हो सकता है इंडक्टिव वाला इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए वो 3 जो है वो थोड़ा पहले आ गया। बात की बात है, आप पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा ध्यान रखें। और अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन करना है, इथाइल और मिथाइल, तो मैं आपको एक टेबल बता दे रहा हूं, आप उसको भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट टेबल है, काम में आता है, ठीक है। हो सकता है आपके नोट्स में भी ये टेबल हो, काफी फेमस है, आपको कुछ बुक्स में भी मिल जाएगा। देखिए ये डेटा है 2 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यू शुड हैव दिस इन योर नोट्स, दिस विल हेल्प अ लॉट। 2 डिग्री 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अभी आप समझिए कि ये जो मैंने 2 डिग्री और 3 डिग्री और ये वाले 1 डिग्री को लिखा है, ये तीनों हैं इथाइल के, ओके, ये इथाइल अमीन के 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये जो मैंने 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा है, ये मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो लिखा है मैंने, ये है मिथाइल के, ये है मिथाइल के, ओके। तो ये याद कर लेना, जैसे चाहते हो वैसे याद कर लेना, डेटा आपको मैंने एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलाज के साथ दे दिया है, तो ये आपको याद करना है। फिर इसके बाद अगर मैं आऊं तो इनसे इससे बुरा होता है, इससे बुरा होता है ये पीएच CH2NH2, ऑल्दो यहां भी लोकलाइज्ड है ये, ठीक है, लोकलाइज्ड है, बट इसका जो -I वगैरह है उसकी वजह से थोड़ा कम हो जा रहा है। फिर अमोनिया इसके बाद आता है, और फिर आप बात करें NMeMe इसके बाद आता है, एंड देन तो वो ऑब्वियस है, देन इसके बाद तो ऑब्वियस है कि पीएच, ये तो हमने डिस्कस भी कर लिया डेटा के साथ, एक एमी ऐसा, एंड देन आता है PHNH2 एनिलिन, ये आता है PHNH2 एनिलिन। तो ये आपके पास टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, आपको काफी फायदा होगा। देन ये तो समझ पा रहे हो ना क्या, इथाइल और फिर मिथाइल, इस तरह से, इसका मतलब 2 डिग्री इथाइल मतलब N इथाइल, इथाइल और H, और ये 2 डिग्री मिथाइल मतलब N मिथाइल मिथाइल, इस तरह से बात कर रहा हूँ। चलो एक लास्ट, काफी लंबी हो गई वीडियो शायद आज, कोई बात नहीं, एक लास्ट, एक ये भी पीटर साइक्स से मैंने रेफरेंस लिया है। जब इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, इजी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट चेंज करके वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट डाल दे, तब क्या करोगे? वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट डाल दे, मतलब मानो आप, चलो एग्जांपल मैं बताता हूं, जो कि एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तब तो कोई H बॉन्डिंग करेगा नहीं वो, तब फिर आप कैसे डिसाइड करो? सिर्फ इंडक्टिव से।
तब कैसे डिसाइड करो, सिर्फ इंडक्टिव से। अगर देखो यहां पर, अगर यहां पर वो ये कह रहा होता कि आपको इसका कंपैरिजन करना है इन गैस फेज, अगर क्वेश्चन कह रहा था सिर्फ गैस फेज में करना है, तो गैस फेज में ये वाला फैक्टर काम नहीं आएगा, सिर्फ आप काइनेटिक फैक्टर से करेंगे बात। और अगर इसी तरह से वो इन तीनों की जनरल कंपैरिजन पूछ रहा है, लेकिन सॉल्वेंट उसने चेंज कर दिया और ऐसा सॉल्वेंट लगाया जहां पे कोई H बॉन्डिंग होने की संभावना नहीं है, तभी भी आप अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फैक्टर से करें। आंसर आप काइनेटिक फैक्टर से ही करें। तो चलें देखें क्या है। सपोज करिए आपके पास है BU, BU स्टैंड फॉर ब्यूटाइल हियर, ऑब्वियस है, BuNH2, ये पीटर साइक्स में दिया हुआ है काफी अच्छे से। NH ये 2 डिग्री हो गया, एंड देन BU3N ये 3 डिग्री हो गया, और फिर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जैसा कि मैंने कहा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं उसमें तो आपके पास एक रेडीमेड OH माइनस है, तो वो एनी डे अच्छे बेस होंगे, और इसका आपको कंपैरिजन करना है। बट ध्यान रखें आपका जो सॉल्वेंट है जिसमें आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो वो क्लोरोबेंजीन है। अच्छा वाटर होता तो क्या आंसर होता, वाटर होता तो देखो ब्यूटाइल है, मतलब R बड़ा है तो आप 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, आप 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ये वाले ऑर्डर के साथ जाते हैं। बड़ा है तो ये इसके साथ जाते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो 13 छोटे के लिए 31 बड़े के लिए, 13 और 31 में ये बड़ा है, जैसे चाहो याद रख सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, चेक ओनली प्लस आई इफेक्ट। आप प्लस आई इफेक्ट को ही चेक करें, उसी से आंसर आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। सो यस ये है, ये तो एनी डे बेटर है। तो जी हाँ, दिस इज द ऑर्डर एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर बेसिक स्ट्रेंथ एंड एज वेल एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ मेरा ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र। 16 लेक्चर्स में हमने जो क्रक्स पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई एडवांस, आपके साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म किया। अब हो सकता है तो एक छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उनकी भी कुछ क्वेश्चन की वीडियो, एक आध वीडियो और ले आएंगे। बट अब आपके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। आप बिल्कुल इसको फॉलो करें और वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास लाते हैं, उतनी स्पेशल सीरीज आपके पास लाऊंगा और उसको कंप्लीट भी करूंगा। और अगर आप रेगुलरिटी चाहते हैं तो फिर से कह रहा हूँ वीडियोस को शेयर करिए। आइसोमेरिज्म भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम यूट्यूब पर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जिस तरह से जीओसी पढ़ा हमने उस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीटली हम पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वॉच फुल वीडियोज राइट फ्रॉम लेक्चर 1। थैंक्स।